गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका प्यारे मित्र CK यादव। आप देख रहे हैं ला गुरु। आज हम आप सबके लिए लाए हैं इंडियन पैनल कोड 1860। जो इंडियन पैनल कोड 1860 है, ये है क्या, इसका इंस्ट्रक्शन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, या ये क्यों अलॉट किया गया भारत में। तो चलिए इसे देखते हैं बिना समय गवाए। इंडियन पैनल कोड, सबसे पहले देखेंगे हम इसका इंट्रोडक्शन। Indian Penal Code (IPC) is the colonial legislation which was written as the main penal law of the country even after India becomes independence in 1947। मतलब इंडियन पेनल कोड जो है बेटा, वो एक प्रकार का कॉलोनियल लेजिस्लेशन है जो आपका 1947 के बाद आया। इंडियन पेनल कोड जो है वो पास करता है लगभग 1860 ईयर्स के समय, लेकिन यह इन्फोर्स हुआ 1 जनवरी 1862 में। मतलब बना तो था 1860 में, लेकिन इसका प्रारंभ कब से हुआ? इसका प्रारंभ हुआ 1862 से, और इसका प्रयोग सभी जगह था। आपका जम्मू कश्मीर करके नहीं था, लेकिन फिर भी जब जम्मू कश्मीर का आपका चेंजिंग किया गया धारा 370 में, धारा 370 में, तो उस समय से इंडियन पेनल कोड आपका जम्मू कश्मीर भी लागू हो गया। द इंडियन पेनल कोड 1860। इंडियन पेनल कोड 1860 जो है वो सब्सटेंस ऑफ क्राइम है। मतलब इंडियन पेनल कोड को बनाने का सिर्फ मेन उद्देश्य क्या था? सब्सटेंस लॉ ऑफ क्राइम। मतलब जितने प्रकार के लॉ हो रहे हैं उसे सब्सटेंस करना, क्राइम हो रहा है उसे सब्सटेंस करना। एंड इट डिफाइंस एक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस एंड लेज डाउन पनिशमेंट फॉर द सेम। और वह इन प्रकार के पनिशमेंट को रोकने के लिए किया जाता है, उसे पनिशमेंट करने के लिए किया जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफेंस करता है। मतलब किसी प्रकार के कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफेंस होगा तो वहाँ क्या होगा, आपको पनिश किया जाएगा IPC के तहत। एंड इट लेज डाउन सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, और इसे सर्टेन शॉर्टेज नेम में प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ भी कहा जाता है। IPC consists of 23 chapters and more than 511 sections। मतलब IPC में टोटल 23 चैप्टर्स हैं और 511 सेक्शन हैं। मतलब 23 चैप्टर्स और 511 धाराएं हैं, जिसमें टू पार्ट में से डिवाइड कर सकते हैं। जनरल प्रिंसिपल एंड डिफेंसेस एंड स्पेसिफिक ऑफेंस। मतलब इसे हम जनरल प्रिंसिपल के साथ साथ डिफेंसिव ऑफेंस में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं ज्यूरिडिक्शंस ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860। ज्यूरिडिक्शन क्या क्या है इंडियन पेनल कोड के? तो सबसे पहली चीज़, द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द सब्जेक्ट टू विच लॉ एप्लाइज डिफाइंस एज द ज्यूरिडिक्शन ऑफ दैट लॉ। मतलब जहाँ तक जियोग्राफिकल एरिया दिखाई देता है भारत का, वहाँ तक ये सभी इंडियन पेनल कोड अलॉट किए जाएंगे। जरा अगला देखते हैं, इंट्रा-इंटोरियल ज्यूरिसडिक्शंस। ये इंट्रा-इंटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या है? वेयर द क्राइम अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ IPC इज कमिटेड। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहीं पर भी कमिटेड कर दिया कोई भी क्राइम विद इन अ टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसी भी भारत के क्षेत्र में, एंड द IPC अप्लाइज एंड द कोर्ट कैन बी ट्राई टू पनिश, और IPC वहाँ पर अप्लाइज होगा तो वहाँ उसे पनिश किया जाएगा किसी भी हालत में। एंड इंटरप्रेटिव ऑफ द फैक्ट, और सबसे इंटरप्रेटिव बात यह है कि दैट पर्सन हु हैज़ कमिटेड द क्राइम्स इन एन इंडियन नेशनल और फॉरेनर्स, चाहे वह इंटरनेशनल में वो काम हो चाहे फॉरेनर में कोई काम हो, विदेश से कोई हो, सभी को IPC के तहत दंडित किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शंस। इसे इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। मतलब आप लोग समझे कि नहीं? सीधी सी बात है कि अगर जैसे कोई व्यक्ति हो गया, ठीक है, मान लो A हो गया, 1 मिनट, मान लीजिए A कोई व्यक्ति हो गया और B है, ठीक है। A ने B को मारा, ये क्या चीज़ है, A ने B को मारा और मारने के बाद सीधे से वो भाग कर चला आया इंडिया में, ठीक है। जब वो इंडिया में आएगा मारकर भागने के बाद, तो वहाँ पर जब जैसे ही इंडिया में आएगा, अगर वो इंडिया में पकड़ा गया तो इंडियन पेनल कोड लगाएगी और उसके तहत उसे सज़ा देगी। तो इसी को कहते हैं कि दूसरे देश से भागा हुआ जो क्रिमिनल है उसके ऊपर जो चार्ज लगाई जाती हैं उसे कहा जाता है इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शंस। इतना समझ में आया?
चलिए आगे देखते हैं। इंडियन टेरिटोरियल इंक्लूड्स, ये इंडियन टेरिटोरियल इंक्लूड्स क्या है? कोई भी टेरिटरी ऑफ इंडिया एज डिफाइंड इन आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कोई भी टेरिटरीज जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आर्टिकल 1 में अनुच्छेद में वर्णित है, वो सभी क्या है? इंडियन टेरिटोरियल है। विथिन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, मतलब किसी प्रकार के जो वाटर संधि है वो सभी भारत के अंतर्गत आएंगी। एंड ऑन एनी शिप अबाउट एयरक्राफ्ट आइदर्स ऑन्ड बाई इंडिया और रजिस्टर इन इंडिया, मतलब किसी प्रकार के इंडिया के ऊपर कोई भी रजिस्टर्स है तो हमेशा इंडिया के अंतर्गत आएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे ले लीजिए गुंजन, अ सिटीजन ऑफ इंडिया मर्डर्ड राजन इन इंडिया। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? गुंजन। गुंजन ने जो इंडिया की क्या है? सिटीजन है, और उसने राजन का मर्डर कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ग्लोरी ऑफ फॉरेन मर्डरर्स राजन इन इंडिया, और ग्लोरी जो है वो फॉरेन मर्डरर है इंडिया का, ठीक है। और दोनों एग्जाम्पल्स क्या हुआ कि क्रिमिनल्स प्रोसीडिंग कैन नॉट बी इंटेसेस अगेंस्ट द फॉलोइंग, मतलब कुछ चीज़ों में क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी, जैसे कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट्स ड्यूरिंग द टाइम दे हेल्ड ऑफिस, या तो वह मान लें कि वह किसी तरीके से कोई किसी प्रकार का भी उसने कोई एक्ट नहीं किया, या फॉरेन सर्वाइविंग हो जाए, या एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स एंड फॉरेन कंट्रीज के बारे में बात करें तो ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं लगाई जाती। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल्स जुरिडिक्शंस, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या है जरा इसके बारे में समझिए। जैसे कि वेयर अ क्राइम इज कमिटेड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय द इंडियन नेशनल सच अ पर्सन्स मे बी ट्राइड अ पनिश्ड बाय द इंडियन कोर्ट्स अप्लाई टू इंडियन नेशनल्स, मतलब कोई व्यक्ति जो बाहरी देश का है और वह किसी को मार करके यहाँ चला आए और फिर उसके बाद उसके ऊपर जो आईपीसी लगाई जाएगी वह इंडियन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कहलाती है। जैसे एग्जांपल ले लिए, गुंजन जो सिटीजन ऑफ इंडिया था उसने कमिट किया किसी मर्डर को और लंदन में, और वो वहाँ से भाग करके इंडिया प्लेस में आ गया और वहाँ पकड़ा गया, और फिर उसके बाद उसे पकड़ा जाएगा तो उसे आसानी से क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा। सीधा से समझिए फंडामेंटल्स एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या है। फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम सीधे से कोई भी एक्ट डन बाय ह्यूमन बींग्स या मेंस रिया एक्टस रिया इंजरी एंटर्स अंडर और क्राइम, मतलब कोई भी मेंस हो, कोई भी ह्यूमन बींग्स एक्ट हो, या फिर कोई भी मेंस रिया हो, कोई भी एक्टस रिया हो, या किसी प्रकार का भी इंजरी हो, वो सब क्या होते हैं? क्राइम के अंतर्गत आते हैं। इन रेफरेंस टू आईपीसी, आईपीसी जो रेफरेंस करता है क्राइम मीन्स सच अ एक्ट और ओमिशंस विच हैज बीन फॉरबिडेंस बाय द कोड, मतलब कोई व्यक्ति यदि उस लॉ के समक्ष कोई भी अपराध करता है तो वह हमेशा अपराधी कहलाएगा। एक्ट और ऑमिस ऑफ कमिटेड बाय एनीवन, किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि कोई भी चीज़ करेगा तो उससे पनिश किया जाएगा और वो पनिशमेंट के लायबल भी होगा। ह्यूमन बींग, अब जरा एक एक चीज़ के बारे में वर्णन कर लेते हैं। ह्यूमन बींग क्या है? ह्यूमन बींग द फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कमीशंस ऑफ क्राइम, मतलब किसी भी क्राइम का फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स है, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर ह्यूमन बींग्स को क्या करता है? हानि पहुंचाता है तो हमेशा क्या होगा? मर्डर क्रिमिनल होगा। ओनली अ ह्यूमन बींग्स इज सब्जेक्ट टू आईपीसी, सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही आईपीसी में वर्णित है। मेंसरिया, मेंसरिया मतलब गिल्टी माइंड, मतलब मन के द्वारा किया गया कार्य मेंसरिया। मेंसरिया इज ए लैटिन वर्ड, यह एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स टू गिल्टी माइंड, जिसका मतलब होता है गिल्टी माइंड। एंड द फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्साइड्स अ क्राइम, जिसे हम सीधे तरीके से क्राइम कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द मैक्सिमम एक्टस नॉन फैक्टरम निसी मीन्स साइटेरिया, मतलब वह एक नॉन फैक्टरम होता है, मतलब कार्य करने की क्षमता हो या चाहे ना हो लेकिन मन में सोच लेना भी मेंसरिया है। इट मीन्स द एक्टर डज एलोन डज नॉट अमाउंट टू गिल्टी, इसका मतलब यह गिल्टी भी हो सकता है और नॉन गिल्टी भी हो सकता है।
इन सिंपल वर्ड साधारण तरीके से, बैड इंटेंशन और गिल्ट, मतलब आपका बैड इंटेंशन हो चाहे गिल्ट हो, इज एन इसेंशियल इरेडियंट्स एंड एवरी क्राइम, वह आपका सीधे से क्या माना जाएगा, क्राइम माना जाएगा। मतलब यदि आपका जो वर्ड है, जो इसेंशियल्स है, यदि आप क्राइम करने के लाइबल बन सोचते हैं तो भी आपका वह क्राइम होगा। अब जरा इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मेंसरिया है क्या। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए हैप्पी सिंह हो गया, ठीक है, वो एक लॉरी ड्राइवर है, हु एंडेड अप हिटिंग्स टू किलिंग द पेड्रियंस, इमेजिन्स टू सिचुएशन इज दिस इन दिस। जैसे सपोज करिए कि उसने एक किसी व्यक्ति को हिट करके मार दिया, तो उसके ऊपर दो सिचुएशंस आएंगी। या सिचुएशन नंबर फर्स्ट, हैप्पी सिंह नेवर सॉ द पर्सन्स अनटिल इट वाज टू लेट, मतलब जब उसने उसे देखा तो वो काफ़ी लेट हो चुका था। और ट्राइड हिज बेस्ट टू स्टॉप द लॉरी, उसने बहुत प्रयास किया लॉरी को रोकने का, बट कुड नॉट नथिंग टू स्टॉप द एक्सीडेंट्स, लेकिन वह नहीं रुका और अंत में उसका एक्सीडेंट हो गया। एंड इन फैक्ट एंडेड अप टू द किलिंग पैट्रिस, और इस तरीके से उस पादरी की मृत्यु हो गई, पंडित की मृत्यु हो गई। सिचुएशन टू क्या कहता है, हैप्पी सिंह हैज लुकिंग आउट फॉर प्रेसिडेंशियल्स, उसने उसे देखा, एंड ही सीन हिम, और उसे देखने के बाद स्ट्रॉट टुवर्ड्स हिम टू स्लैम्स इनटू हिम किलिंग हिम टू द स्पॉट, और वह उसे मारने के लिए ही आगे बढ़ा। तो सिचुएशन फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग हैप्पी सिंह विल बी लाइबल ओनली द सिविल कोर्ट फॉर द मॉनेटरी एंड डैमेज एज द इंटेंशंस ऑफ द किलिंग इज मिसिंग, मतलब ये वहाँ जाने के बाद क्लियर होगा कि उसका क्या था, लाइक किस तरीके का लाइबल था, क्योंकि उसका इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि वो पहले से सोच कर रखा था कि मैं इसे मारूंगा तो वहाँ मेंसरिया होगा, ठीक है, भले वो बच जाए। देयरफॉर, इसलिए, इवन दो द पेड्रेसन्स इज किल्ड्स इन बोथ द सिचुएशंस, इन सभी स्थितियों में ये सभी चीज़ें इंटेंट पर क्लियर करता है कि हैप्पी सिंह जो था वह डिफरेंट था, और पनिशमेंट विल बी आल्सो भी डिफरेंट्स, अगर वो अलग अलग प्रकार सोच रखेगा तो उसे अलग प्रकार की सज़ा होगी। जैसे मान लीजिए पहला कहा गया कि यदि वो उसे देखा था, बचाने का प्रयास किया, नहीं बचा, तो वहाँ दूसरी सज़ा होगी, और यदि उसे देखने के बाद भी उसने उसे मारने का सोचा तो वो मंसरिया होगा, उसे भारी सज़ा होगी। मेंसरिया के बारे में आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।